लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसका हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। रिफ्लेक्शन चाहे फिर वो प्लेन मिरर से रहा हो और चाहे वो स्फेरिकल मिरर से रहा हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सबसे पहले ये है, हमने जो इतने सारे प्रैक्टिकल्स किए थे ना, तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्शन की, आपको पता है? बहुत बढ़िया, आप बताओ ज़रा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। आप एक काम करो, आप ये चेयर इधर लग करके ना इधर बैठ जाओ, आप इधर से कॉर्नर पड़ रहा होगा, फटाफट। हाँ, आप बताओ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है तब तक। रिफ्रैक्शन क्या हुआ? आप तो थे ना उस दिन क्लास में? अच्छा, आप बताओ। जिस दिन मैंने प्रैक्टिकल कराया था यहाँ पे, उस दिन आप नहीं थे क्या क्लास में? हाँ भाई, आप बताओ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप बताओ। हाँ, आप बताओ। ठीक है, when a ray of light, when a ray of light traveling from one medium enters into different medium, such phenomenon or process is known as refraction। समझ में आ रहा है कि जब कभी रे ऑफ लाइट, क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम enters into different medium, such phenomenon is known as refraction। इतना लिख देना, ठीक है। इसका मतलब ज़रा समझो क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि लेट सपोज ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से ऊपर एयर मीडियम है और इस सरफेस से नीचे ग्लास मीडियम है, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ पे आ रही है तो ये एयर मीडियम में है। अभी जब ये रे ऑफ लाइट कहीं से भी अगर आ रही है तो वो अभी जब तक यहाँ पे ट्रेवल करे तब तक ये एयर मीडियम में है, ठीक है। और फिर ये एयर मीडियम से अगर ये ग्लास मीडियम में चली गई, इस तरीके से अगर ये चली गई, तो ये जो फिनोमेना है जिसमें रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आया अभी? ठीक है। द प्रोसेस और द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू डिफरेंट, ठीक है, किसी एक मीडियम से, ये मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप अगर पानी के अंदर लेट सपोज कि कोई बकेट है, ठीक है, इस बकेट के बॉटम पे कोई एक कॉइन रखा हुआ है और ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस कॉइन को इस बकेट के अंदर देख रहे होगे ना, तो इस कॉइन से एक रे ऑफ लाइट निकल करके पहले ये वाटर मीडियम में ट्रेवल किया,
फिर इसने एयर मीडियम में ट्रेवल किया, यहाँ पे आपकी आईज़ हैं जो कि आपको विजिबिलिटी शो कर रही है। इसका मतलब रे ऑफ लाइट ने कैसे ट्रैवल किया होगा कि पहले वाटर मीडियम में है और फिर एयर मीडियम में है। रे ऑफ लाइट पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो ये प्रोसेस कौन सी है? रिफ्रैक्शन। हम लोग किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी एक वर्ड है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम थ्रू विच रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू, या फिर मीडियम थ्रू विच ray of light can pass। कोई भी ऐसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट पास हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एटसेट्रा। हाँ, ट्रांसपेरेंट में जिसमें रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, मतलब जिस भी मीडियम से रे ऑफ लाइट पास हो जाए, ठीक है, वो मीडियम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ठीक है, जिससे रे ऑफ लाइट पास कर जाए। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि किससे कितना पास हो पा रही है या फिर किससे ब्लरिश इमेज आ रही है, वो चीज़ें फिर अलग हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और हमको ये भी समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज देयर। रिफ्रैक्शन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे रे ऑफ लाइट पास हो सकती है। समझ में आ गया अभी? नाउ इससे आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो, आपको जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स हमने उस दिन किए थे, ठीक है, ठीक है, अरे अभिनव और सिद्धार्थ एक काम करो, आप दोनों अलग अलग बैठ जाओ। अरे डाउट तो नहीं होता बेटा, है? अच्छा अच्छा, ग्लास के नीचे वाटर, चलो फिर ठीक है, वाटर और ऑयल। ठीक है। अच्छा, उस दिन हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें हमने एक ग्लास लिया था, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ था, और फिर उसमें हमने एक पेंसिल को डिप किया था इस तरीके से। जब वो उस पेंसिल को इंक्लाइनली डिप किया था तो ये थोड़ा टूटी हुई लग रही थी, मतलब पानी के ऊपर अलग दिख रही है और पानी के अंदर अलग दिख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे टूट गई होगी, जहाँ की वो टूटी हुई नहीं थी। तो ये जो हो रहा था पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जो कि हमको डिस्टॉर्टेड लग रही थी या फिर टूटी हुई लग रही थी, उसका रीज़न क्या था? रिफ्रैक्शन था। ठीक है। या फिर अगर आप खुद से एक चीज़ ट्राई करना चाहो, आप घर में किसी बकेट के अंदर आप कोई एक चीज़ रखो, कोई एक कॉइन रख दो, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जब आप इससे बाहर की तरफ इसको, मतलब जब इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये आपको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाएगी, यहाँ से निकल करके ऐसे, और आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी। ठीक है। तो जो आपको किसी भी वाटर के अंदर जो उसका बॉटम है वो रेज्ड अप हो रखा है आपके देखते हुए, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, आपको फिर मैंने ग्लास स्लैब वाला भी एक्सपेरिमेंट कराया था। अब ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट कैसे था? ये मान लो ग्लास स्लैब था, और फिर आपने यहाँ पे दो नेल्स या फिर पिंस को लगा दिया था ए एंड बी पे, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, और फिर आपने इसको यहाँ से जब ऑब्ज़र्व किया तो ये समवेयर अराउंड आपने जो दो नेल्स लगाए वो यहाँ पे लगाए, सी एंड डी, और जब आपने इसको स्ट्रेट जॉइन किया तो ये रे ऑफ लाइट आपने, मतलब दो नेल्स, याद आ रहा है आप सबको कि दो नेल्स हमने यहाँ पे लगाए थे, उसके बाद हम लोग नीचे से उसको देख रहे थे। ठीक है,
उनको एक लाइन में देखते हुए हमने सी और डी पे दो अलग अलग नेल्स लगाए, फिर हमने रे ऑफ लाइट को ड्रॉ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे बाहर जो ट्रेवल कर रही है उसका पाथ तो ये है, और फिर जब बाहर निकली है तो उसका पाथ ये है, ठीक है। और उस ग्लास के अंदर जब उसने ट्रेवल किया होगा तो इसका मतलब इसको और इसको, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, तो ग्लास के अंदर उसका जो पाथ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। ये है आपका जो ग्लास क्या था वो, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। हमने उसमें क्या देखा था कि हमने दो पॉइंट्स लगा दिए, कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ है, हमने दो पॉइंट्स हमने लगाए, और फिर इन दोनों जो यहाँ पे नेल्स थी उसको हमने बॉटम सरफेस से इसको ऑब्जर्व किया और इनको लाइन में देखते हुए दो अलग से नेल्स लगाई थी, ठीक है। तब जब हमने इनको ड्रॉ किया, एक लाइन हमने इसको ड्रॉ की, तो हमको ये पता लग रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, वो जब इस पूरे सिस्टम से बाहर निकल रही है तो कुछ इस तरीके से निकल रही है। बात समझ में आ रहा है अभी? इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट ने उस ग्लास स्लैब के अंदर कैसे ट्रेवल किया होगा, तो ये जो इंसिडेंट पॉइंट है और जो यहाँ से एमर्जेंट पॉइंट है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, इन रेज के अलग अलग नाम होंगे, फिर इन सब के नाम अलग अलग लिख लो। जैसे ये जो रे है ये है आपकी इंसिडेंट रे, क्या है ये, इंसिडेंट रे। और ये जो रे है ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रे यहाँ पे बाहर निकल रही है, ये जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है ये है एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। अच्छा, अगर आप इस रे जो इंसिडेंट रे है ना, अगर आप इसकी डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आगे चली जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इंसिडेंट एमर्जेंट रे इज पैरेलल। अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो जो आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और जो आपका एमर्जेंट रे है, ये दोनों क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। एंड द डिस्टेंस थ्रू विच दे आर डिस्प्लेस्ड, वो डिस्टेंस जिससे वो एक दूसरे डिस्प्लेस हुई है उसको बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। बट इस पूरे को जब हमने परफॉर्म किया तो उससे हमें यह पता चला कि जब रे ऑफ लाइट इंक्लाइंड हो और किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला था कि इस पूरे सिस्टम से हमको ये पता चला कि व्हेन रे ऑफ लाइट inclined to the surface, inclined to surface after refraction, it will bend। इट विल बेंड। ये हमको समझ में आ गया कि रे ऑफ लाइट जब इंक्लाइंड होगी, मतलब नॉर्मल नहीं है, इंक्लाइंड है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। ऐसे ही हमको यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे वो एक इंसिडेंट रे जो है, अगर वो इंक्लाइंड है तो जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है
तो उसका पाथ ये था, बट वो बेंड हो गई, किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो गई, चाहे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। अच्छा, तो बेंडिंग कैसे कैसे आ सकता है? तो बेंडिंग आ सकता है दो तरीके से। वो डिपेंड करता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर दें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, नॉर्मल कहाँ पे नॉर्मल होता है भाई? नॉर्मल कहाँ पे नॉर्मल होता है? नॉर्मल इज नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल है। समझ में आ रहा है अभी? तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो हम लोग इस बेंडिंग को कैसे समझ सकते हैं? ये जो बेंडिंग यहाँ से इधर को बेंड हुआ है और इधर से इधर को बेंडिंग हुआ है, तो बेंडिंग को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या? बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और दूसरा हो सकता है क्या? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा। अच्छा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल कब हो रहा है? नॉर्मल की तरफ रे ऑफ लाइट कब गिर रही है? जब एयर से ग्लास में आ रहा है, ठीक है। ये कब हो रहा है? बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल कब हो रहा है? जब एयर से ग्लास में आया। तो एयर को हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं और ग्लास को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। जब भी बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा तो कब? रेयरर टू डेंसर। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी, तब वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है अभी? और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, ऊपर ग्लास है और नीचे एयर है, तो रे ऑफ लाइट को यहाँ पे कैसे जाना था? देखो, यहाँ पे इसको इस तरीके से जाना था, बट ये नॉर्मल से दूर हो गई है, तो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और ऐसा कब हो रहा है? जब डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है? रेयरर मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। समझ में आ गया? अच्छा, इसका मतलब जरा मुझे ये बताओ जरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा मीडियम 1 और यहाँ पे लिखा मीडियम 2, और मैंने आपको ये बोला कि कोई एक इंसिडेंट रे है, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई है। तो आप मुझे ये बताओ कि मीडियम 1 डेंसर है या मीडियम 2 डेंसर है? मीडियम 2 डेंसर है। वेरी गुड। आप बताओ, आप बताओ। मीडियम 2 डेंसर है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, कि जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, पहली चीज़ तो क्या क्लियर हो गई कि वो बेंड होगी, ठीक है। अच्छा, बेंड होने के दो तरीके हैं, कि या तो फिर वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं अभी? ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी कब? टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी कब? जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कब बेंड होगी? जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो इस पूरे से हम लोग क्या, अभी तक हमको जो इस पूरे से समझ में आ रहा है, वो कुछ तो ये समझ में आया कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे जब रे ऑफ लाइट इंक्लाइंड होती है सरफेस पे, तो वो अपनी पाथ से बेंड हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये समझ में आया कि भाई बेंडिंग टुवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इट डिपेंड्स कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके लॉज, रिफ्रैक्शन के लॉज, ठीक है। अभी के लिए आप एक चीज़ ये समझो कि भाई ये जो डेंसर और रेयरर जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयरर से है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी में हमने नमक घोल दिया और अब वो नमक वाला पानी ज़्यादा डेंसर हो जाएगा और पानी रेयरर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है उससे अलग होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ये जो टर्म्स हैं रेयरर एंड डेंसर, रेयरर एंड
denser terms are used for optical denser and rarer which is independent from density, which is independent from density of material, ठीक है, and depends upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम लोग कल समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कल समझेंगे। इसमें क्या है कि जब हम लोग दो लॉज को पढ़ेंगे, पहला लॉज तो सेम है, जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ है सेम वही लॉ हमारा रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ सेम है। सेकंड लॉ अदर मतलब डिफरेंट है। वो लॉ ये बोलता है, उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जो कि ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग कल समझने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये समझ लो कि ये जो हम लोग रेयर एंड डेंसर मीडियम वर्ड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये डेंसिटी ऑफ द मटेरियल नहीं है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कैसे फाइंड करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो वाली डेंसिटी यहाँ पे नहीं है। ये जो रेयर एंड डेंसर टर्म यूज़ हो रही है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर है कि रे ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी स्पीड से चल रही है, कम या ज़्यादा। आ रही बात समझ में? तो उसके ऊपर हम लोग रेयर या डेंसर टर्म यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी में। आ रही बात समझ में? कल हम लोग इसके लॉज को समझेंगे। अच्छा, यहाँ तक सब समझ में आ गया?